नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक फैसला कुन और अहम तरीन मुलाकात की कहानी क्या है। एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक क्या नई और तहलका खेज इतला सामने आई है। तहरीके अदम एतमाद में क्या बहुत बड़ा सरप्राइज आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को किस नौयत की नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली जिस पर उन्हें एक खतरनाक फैसला करना पड़ा और वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजे गए एक धमकी आमेज खत के हवाले से अब क्या नए और दो बड़े इंकशाफात हुए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फैसला कुन मुलाकात की कहानी क्या है और वज़ीर आज़म इमरान खान को एक ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर किस किस्म का खतरनाक फैसला करना पड़ा। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक अहम तरीन और एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये खबर एक आला तरीन सतह की मीटिंग के मुतल्लिक है। इस मीटिंग को एक फैसला कुन मुलाकात कहा जा रहा है। गेम चेंजर मीटिंग इस मीटिंग को करार दिया जा रहा है और अब इस मुलाकात के मुतल्लिक 3 नए इंकशाफात हुए हैं और 3 नए हकायक इस मीटिंग के मुतल्लिक अब सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक हैं और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात की तस्दीक की गई है। ये जो मीटिंग है इसमें असल में तहरीके अदम एतमाद के हवाले से अब एक नया और धमाका खेज किस्म का फार्मूला सामने आया और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस एक मुलाकात की वजह से और इस एक फार्मूले की वजह से तहरीके अदम एतमाद का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। इस मीटिंग में कौन कौन शरीक था, इस इजलास में किस किस्म का तहरीके अदम एतमाद पर फार्मूला डिस्कस हुआ, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि तहरीके अदम एतमाद में क्या बहुत बड़ा सरप्राइज आया है जिसे एक अहम तरीन और एक इंतहाई ताकतवर जनरल से जोड़ा जा रहा है। तो मामला यह है कि बनी गाला में यानी वज़ीर आज़म इमरान खान का जो ज़ाती घर है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ाती रिहाइशगाह है, वहाँ पर अब एक बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है, बहुत अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग हुई है। बहुत गैर मुतवक्को मामला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बनी गाला वाली रिहाइशगाह पर पेश आया है और आम तौर पर इस तरह की जो हैपनिंग है, इस तरह की जो पेशरफ्त है वो दीगर ऑफिशियल और सरकारी मकामात पर तो होती है, लेकिन ये जो हैपनिंग हुई है ये तहरीके अदम एतमाद के मुतल्लिक है और इससे तहरीके अदम एतमाद के मामले में एक बड़ा ट्विस्ट भी आया है और यही वो ट्विस्ट है जिसे एक ताकतवर जनरल से जोड़ा जा रहा है। और इस ट्विस्ट के मुतल्लिक कहा यह जा रहा है कि ये ट्विस्ट एक ताकतवर जनरल की फ़ोन कॉल से जुड़ा हुआ है और इस ताकतवर जनरल के खिलाफ एक बहुत ही हैरान कुन किस्म की इतला भी फैलाई गई जिस पर फौज को आला तरीन सतह पर रद्द अमल भी देना पड़ा। अब फौज के पास इस किस्म का रद्द अमल देने के लिए 4 अहम तरीन और आप कह सकते हैं कि इंतहाई दिलचस्प तरीके होते हैं। ये चारों तरीके मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। एक तो फौज के पास ये ऑप्शन होता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जिस मामले की वो वजाहत करना चाहती है DGISPR उस मामले की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वजाहत कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि ट्विटर, जो DGISPR का ट्विटर हैंडल है जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो एक ट्वीट कर दी जाए और फौज अगर किसी मामले की वजाहत करना चाहती है, किसी इल्ज़ाम का जवाब देना चाहती है या अपना मौक़िफ़ सामने लाना चाहती है तो ट्विटर के ज़रिए भी ये मौक़िफ़ सामने लाया जा सकता है। लेकिन आम तौर पर जो सियासी मामलात हैं उस हवाले से फ़ौज ट्विटर पर अपना मौक़िफ़ सामने नहीं लाती क्योंकि DGISPR का जो ट्विटर अकाउंट है वो ज़ाहिर है कि भारत में भी मॉनिटर किया जाता है और दीगर ममालिक में भी उसकी मॉनिटरिंग होती है। तीसरा ऑप्शन ये होता है
कि जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें कोई सहाफ़ी उस मामले के मुतल्लिक जिस मामले पर फौज वजाहत देना चाहती है उस हवाले से कोई सवाल कर ले और DGISPR उस सवाल का जवाब देते हुए फौज का मौक़िफ़ बयान कर दें। लेकिन चौथा और सबसे दिलचस्प और सबसे अहम तरीका ये होता है कि DGISPR या ISPR का कोई और ऑफिशियल किसी सहाफ़ी को एक खबर की सूरत में अपना मौक़िफ़ दे दे, फिर वो खबर अखबार में शाया करवा दी जाए या टीवी पर नशर करवा दी जाए। इस तरह किसी मखसूस मामले पर फौज का मौक़िफ़ सामने आ जाता है। अब इस ताकतवर जनरल के मुतल्लिक जो इल्ज़ाम लगाया गया था उसे तहरीके अदम एतमाद से भी जोड़ा जा रहा था, क्योंकि इस वक्त नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए जो सीनियरिटी लिस्ट है वो एक बहुत ही ख़ास वजह से बहुत अहमियत भी अख्तियार कर चुकी है, क्योंकि जनरल बाजवा का जो एक्सटेंडेड टेन्योर है ये 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रहा है। और जनरल बाजवा को अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक्सटेंशन नहीं देते या जनरल बाजवा अगर खुद एक्सटेंशन ना लेने का फैसला करते हैं तो फिर ये सीनियरिटी लिस्ट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी, जिसमें जनरल आसिम मुनीर टॉप पर इस वक्त मौजूद हैं, गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं, इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। जनरल अजहर अब्बास तीसरे नंबर पर हैं, इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, इससे पहले रावलपिंडी के कोर कमांडर रह चुके हैं। जनरल नोमान महमूद चौथे नंबर पर हैं जो पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं, और जनरल फैज़ हमीद जो इस वक्त पेशावर की कोर कमांड कर रहे हैं वो इस सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में जनरल फैज़ हमीद जो कि सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो अपोजिशन और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को कॉल्स कर रहे थे और ये कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद के हक में आपने वोट नहीं देना। उसके बाद ये दावा भी किया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद को एक शो काज नोटिस जारी कर दिया है कि आप ये कॉल्स क्यों कर रहे हैं। इस तरह की बात भी की गई थी कि वो बराह रास्त जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उन्हें भी कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन अब DGISPR ने इस इल्ज़ाम की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी। लेकिन एक मरतबा फिर अब जनरल फैज़ हमीद पर एक नया इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इस इल्ज़ाम का जो ताल्लुक है ये बनी गाला में होने वाली हैपनिंग से है। अब ये जो हैपनिंग है ये उस हैपनिंग से मुख्तलिफ थी जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल नदीम अंजुम और सदर आरिफ अलवी एक जगह इकट्ठे हुए थे, यानी बनी गाला में बहुत अहम नौयत की मुलाकात थी। और जिस हैपनिंग की अब हम बात कर रहे हैं ये उस हैपनिंग से भी मुख्तलिफ है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान डायरेक्ट खुद आर्मी हाउस गए थे और उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहुत अहम नौयत की मुलाकात हुई थी। लेकिन जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है और जो ताज़ा तरीन हैपनिंग हुई है बनी गाला में, इसका ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही से है। चौधरी परवेज़ इलाही को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनी गाला आने की दावत दी थी और इस मुलाकात में 45 मिनट की डिस्कशन के बाद यह फैसला कर लिया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो हुकूमत के वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे पंजाब में, और चौधरी परवेज़ इलाही ने ये जो पेशकश थी इसको कबूल भी कर लिया। लेकिन अब जो अपोजिशन के हल्के हैं और अपोजिशन के जो करीबी हल्के हैं जिनमें कुछ दानिश्वर तबके भी शामिल हैं जो दानिश्वर कहलाते हैं, उनका ये अब नया इल्ज़ाम सामने आया है कि चौधरी परवेज़ इलाही को असल में पेशावर से कॉल की गई थी और पेशावर वाली शख्सियत ही यानी जनरल फैज़ हमीद ने ही तहरीक अदम एतमाद की हमायत के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को कॉल की और अब पेशावर वाली शख्सियत ही तहरीक अदम एतमाद के मामलात को रिवर्स करवा रही है, हालांकि इस इल्ज़ाम में किसी किस्म की हकीकत नहीं। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फैसला कुन मुलाकात की कहानी क्या है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक तहलका खेज फार्मूले पर बात हुई और मुख्तसरन आपको पंजाब असम्बली तोड़ने के हवाले से और पंजाब असम्बली की जो ताज़ा तरीन और इंतहाई दिलचस्प किस्म की नंबर गेम है उसकी कहानी भी सुनाते हैं। तो मामला ये है
कि पंजाब असेंबली के हवाले से एक बहुत मिस्टीरियस मैटर अब सामने आया है, एक बहुत पुरस्कार नौयत का मामला सामने आया है और ऑपोजिशन को भी ये इत्तला मिल गई थी कि चौधरी परवेज लाई जो हैं ये हुकूमत की हमायत का ऐलान करने वाले हैं तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में। इसलिए ऑपोजिशन ने एक मिस्टीरियस मूव किया और हंगामी तौर पर पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर दी। लेकिन इस मामले में अब एक बहुत बड़ा और हैरान कुन ट्विस्ट आया है और वो ट्विस्ट ये है कि जब हुकूमत ने ये देखा कि ऑपोजिशन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आई है, तो एक जानिब जहां चौधरी परवेज लाई को वज़ीर आला बनाने का फैसला किया गया, तो दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार से कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। उस्मान बुज़दार ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये इस्तीफ़ा भिजवा भी दिया। लेकिन अब हुकूमत एक बहुत बड़ा मूव कर रही है, एक हैरान कुन आप कह सकते हैं हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाया जा रहा है और इसे ऑपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी करार दिया जा रहा है। और वो मूव ये है कि अब कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा मंजूर होने पर पंजाब असेंबली तोड़ी जा सकती है और यूं तहरीक अदम एतमाद को गैर मुअस्सर किया जा सकता है और चौधरी परवेज लाई जो हैं वो तहरीक इंसाफ के वजारत आला के उम्मीदवार बन जाएंगे। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में जो पंजाब में दिलचस्प तरीन नंबर गेम बनी है उसका अहवाल आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि पंजाब असेंबली जो है ये 371 अरकान का ऐवान है, यानी कौमी असेंबली जिस तरीके से 342 अरकान का ऐवान है और 172 नंबर पूरे करने हैं। इस वक्त ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए इस तरह पंजाब असेंबली जो है ये 371 अरकान का ऐवान है और ऑपोजिशन को 186 अरकान की हमायत दरकार है ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब करने के लिए। अब पीटीआई के जो अरकान हैं उनकी तादाद इस वक्त पंजाब असेंबली में 186 है, 186 का फिगर उनके पास मौजूद है। मुस्लिम लीग काफ जिसके पास कौमी असेंबली में तो 5 नशिस्तें हैं, लेकिन पंजाब असेंबली में काफ लीग के पास 10 नशिस्तें हैं। इस तरह ये तादाद बनती है 196, यानी हुकूमती इत्तेहाद के पास 196 का फिगर बनता है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब असेंबली में कहने को तो 165 अरकान हैं, लेकिन इनमें से कुछ अरकान ऐसे भी हैं जो कि अलल ऐलान नून लीग से मुनहरिफ हो गए थे और उन्होंने उस्मान बुज़दार से मीटिंग्स भी की थी। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद कुल मिलाकर 7 है पंजाब असेंबली में और पंजाब असेंबली में 5 आज़ाद अरकान भी मौजूद हैं और एक रुकन का ताल्लुक राहे हक पार्टी से भी है। इस तरह ऑपोजिशन के उन अरकान की तादाद और उन अरकान को जो नून लीग से मुनहरिफ हो गए थे उनको मिला भी लिया जाए तो ये कुल तादाद बनती है 178, यानी ऑपोजिशन के पास इस वक्त 178 का फिगर है। अब तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए ऑपोजिशन को 186 अरकान की हमायत दरकार है और इसका मतलब यह है कि पंजाब का फैसला जहांगीर तरीन ग्रुप के हाथ में आ गया है। इसलिए परवेज खट्टक को एक हंगामी टास्क दिया गया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप से रब्ता किया जाए और उनसे कहा जाए कि उस्मान बुज़दार को हटाने का जो आपका मुतालबा था वो पूरा कर दिया गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप के जो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पहले ही दूर किए जा चुके हैं और दूसरी जानिब काफ लीग भी अब जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ते करके चौधरी परवेज लाई के लिए हमायत मांग रही है। दूसरी जानिब अहम तरीन खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के तीसरे वज़ीर आज़म हैं जिनके खिलाफ अब बाकायदा तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ 1989 में और शौकत अजीज़ के खिलाफ 2006 में तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। लेकिन यहाँ अहम तरीन खबर यह है कि ऑपोजिशन की जानिब से जब कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश की गई और जब इसकी गिनती हुई तो इसके हक में 160 अरकान जो हैं वो खड़े हुए,
जिनमें शाहजेन बुगटी भी शामिल थे, जो कि पीडीएम में शामिल हुए हैं हुकूमत को छोड़कर। जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने इस इजलास में शिरकत नहीं की। इसका मतलब है कि जमात इस्लामी का वोट अपोजिशन को नहीं मिल सका और जो मुनहरिफ अरकान थे वो भी इस इजलास में शरीक नहीं थे। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की फैसला कुन मुलाकात की कहानी क्या है और इस मुलाकात को गेम चेंजर मीटिंग क्यों कहा जा रहा है। तो मामला यह है कि ये जो मुलाकात थी ये पिछले 2 हफ्तों में होने वाली चौथी मुलाकात थी। एक ऐसे वक्त में हुई मुलाकात जब हमने आपको बताया कि 160 का फिगर कौमी असेंबली में शो कर सकी है। इस वक्त तक ऑपोजिशन, जाहिर है कभी मुनहरिफ अरकान जो हैं वो कौमी असेंबली के इजलास में नहीं आए थे। तो इस पूरी सिचुएशन में ये चौथी मुलाकात थी जो ताज़ा तरीन मुलाकात हुई। इसकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल थी और इसी मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक तहलका खेज फार्मूला भी डिस्कस किया गया और फार्मूला ये था कि ऑपोजिशन के लिए और हुकूमत के लिए जो मुज़ाकरात का टेबल है, जो मुज़ाकरात की मेज़ है, उस पर क्या चीज़ ऐसी रखी जाए जो कि ऑपोजिशन के लिए भी काबिल कबूल हो और फिर हुकूमत के लिए भी काबिल कबूल हो। अब इस पूरी सिचुएशन में पहले तो एक फार्मूला रखा गया था कि अगले साल मार्च में इंतखाबात पर इत्तफाक कर लिया जाए। वो फार्मूला ऑपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर फार्मूला रखा गया कि इस साल अक्टूबर में इलेक्शन पर इत्तफाक राय बनाया जाए, लेकिन वो फार्मूला भी ऑपोजिशन की जानिब से रिजेक्ट हुआ था। लेकिन अब एक ऐसा नया फार्मूला रखा गया जिसके मुतल्लिक ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अब इस फार्मूले को कबूल करने के हक में नज़र आते हैं और इस वजह से कि हुकूमत की कोशिश है कि जिस तरीके से एक गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है, तो अगर हुकूमत का गिरना यकीनी हो जाए तो फिर ऑपोजिशन को किसी भी सूरत इक़्तिदार में ना आने दिया जाए, वरना 3 माह में ऑपोजिशन तमाम इंतजामी इदारों को अपने साथ मिला लेगी, इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह अपने साथ मिला लेगी और इंतखाबी इस्लाहात को भी पूरी तरह रिवर्स करके अपने मकासद के लिए नई कानून साजी कर लेगी। इसी पूरी सूरत हाल में अब ज़राए का कहना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से टेबल पर 3 माह के अंदर इलेक्शन का नया फार्मूला रखा गया है कि 3 माह के अंदर अगर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए तो फिर क्या ये हुकूमत को और अपोजिशन को सूट करता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जो फार्मूला है नून लीग को सूट करता है। नून लीग अंदर से इस फार्मूले की हमायत भी कर रही है, आसिफ अली जरदारी को धोखा भी दे रही है, जो ये चाह रहे थे कि सूबाई असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, लेकिन नवाज शरीफ चाहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म हो। लेकिन इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत के लिए जो ये फार्मूला टेबल पर रखा गया है, क्या वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए भी काबिल कबूल है या नहीं, इस मामले पर गौर किया जा रहा है। और हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनके करीबी वज़रा ने मशवरा दिया है कि ऐसी ओपोजिशन जिसके ऊपर करप्शन के संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं, इनको इक़्तिदार देने के बजाय नए इलेक्शन की जानिब जाया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।